Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to continuation of ray optics chapter. Today we are going to discuss about refraction through a prism or prism formula. ठीक है? So prism formula से पहले देखो क्या होता है prism को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो you'll realize कि एक ना आपके पास रेक्टेंगुलर फ्लैट से शेप होता है ऐसा सरफेस, ठीक है? जो उसका लेफ्ट वाला पार्ट होता है ना, लेफ्ट वाला पार्ट ना ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर लेफ्ट वाला पार्ट इज ट्रायंगुलर ऐसा, ठीक है? और ऐसा ही जैसा लेफ्ट में ट्रायंगुलर पार्ट है वैसा ही आपको ट्रायंगुलर पार्ट मिलेगा राइट में. यू विल हैव अ ट्रायंगुलर पार्ट ऑन राइट. क्लियर? सो एक फ्लैट फेस आपको मतलब एक रेक्टेंगुलर फेस आपको इधर मिला आपके फ्रंट में और वैसा ही एक रेक्टेंगुलर फेस आपको मिलेगा बिहाइंड में, ठीक है? और ये जो बेस होता है बेस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर, तो देयर विल बी 3 रेक्टेंगुलर पार्ट एंड 2 ट्रायंगुलर पार्ट आपको दिखाई देता है. तो जब हम प्रिज्म को स्टडी कर रहे हैं तो हमने ट्रायंगुलर पार्ट को अपनी तरफ करके फिर उसको स्टडी करें, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा कि आप यहां से मतलब ना ये वाले पार्ट को आपने ड्रॉ किया है, रे ऑफ लाइट उस साइड से उसके बिहाइंड से इंसिडेंट होगा, इस साइड से क्या होगा एमर्ज होगा एंड यू आर गोइंग टू स्टडी इन दैट वे. सो प्रिज्म को हम उस पैटर्न में स्टडी करेंगे. सो अब अगर हम प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म में कुछ क्वांटिटीज है, कुछ कंडीशंस है, वो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. सो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट कि एक होता है जो ए है, ए इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ प्रिज्म. जो ए है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है? एंगल ऑफ प्रिज्म. उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल लेना है. यू टेक द इंसिडेंट रे. तो नॉर्मल पहले हम कहा लेंगे, फर्स्ट फेस पे हमने नॉर्मल ले लिया. तो सपोज करो कि हमने इस जगह पे इस फेस पे नॉर्मल, तो परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट फेस या इस इंटरफेस पे आपने क्या किया परपेंडिकुलर, ये एक इंटरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दिस इज द नॉर्मल. अब यहां पे मैंने एन ले लिया. यू टेक द इंसिडेंट रे. तो आवर अजम्पशन इज कि चलो ठीक है ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गया. So this is an incident ray of light and if you want to give name, this is P and this point is what? Q. So PQ क्या होगा? PQ is called the incident ray. PQ is called as incident ray. फिर incident ray. अब क्या होता है? Angle between the incident ray and normal is called as the angle of incidence. अब यहां पे आ गया I. I क्या होता है? I is called the angle of incidence. Angle of incidence is called as I. ठीक है? अब ये लाइट, दिस लाइट वाज सपोज टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर ग्लास लैब नहीं होता, अगर ग्लास लैब नहीं रहा होता तो ये लाइट शायद इस डायरेक्शन में जाता. बट बिकॉज ऑफ ग्लास लैब व्हाट विल हैपन, रे ऑफ लाइट विल बेंड. लाइट बेंड होता है तो यहां पे लाइट का होगा रिफ्रैक्ट होगा. व्हेन द लाइट विल रिफ्रैक्ट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. लाइट अगर ऐसे जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा. सो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है? ये यहां पे आपको एक लाइट मिली. ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे. दिस आर रिफ्रैक्टेड रे. और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेकेंड सरफेस के लिए, ठीक है? या रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा. अब यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे. यू ड्रॉ द नॉर्मल टू दिस फेस. जब आप इस फेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ये आपका सेकेंड नॉर्मल होगा, सेकेंड फेस का. जहां पे ये इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को आप एम नाम दे दो, ठीक है? और अदर एंड ऑफ दिस नॉर्मल यू कंसिडर एन डैश, ठीक है? ये रिफ्रैक्टेड रे होगा. जब लाइट यहां इंसिडेंट होगा तो लाइट एक्चुअल में ऐसे जाना चाहिए था, बट इट इज गोइंग फ्रॉम नाउ डेंसर टू रेयर मीडियम ना. यहां पे क्या था, रेयर से डेंसर जा रहा है, दैट्स व्हाई इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. यहां पे होगा फिर डेंसर से रेयर मीडियम जा रहा है तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिस इज, अब लाइट ऐसे होगा. सो ये क्या होगा, इट इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे. आपने पी क्यू लिया, इस पॉइंट को आप आर नेमिंग दे दो एंड दिस इज पॉइंट व्हाट एस, ठीक है? तो अब अगर मुझे बताना तो मैं क्यू आर का मेंशन करूंगा. व्हाट इज द क्यू आर? So QR is called the refracted ray. Refracted ray. Clear? और वैसे ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? यहां पे देखो ये रिफ्रैक्टेड, QR रिफ्रैक्टेड है, नॉर्मल के साथ में एंगल बनाया वो R हो गया. ये भी रिफ्रैक्टेड है, इसका एंगल बना R बना. दोनों सेम नहीं होंगे नहीं होगा, दैट वी डोंट नो. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज. मैंने R1 और R2 नाम ले लिया. तो दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, दैट इज एंगल R2, वो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है. R1 एंड R2. R1 और R2 क्या हो गया, वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया वो, ठीक है? सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद अगला पॉइंट क्या होगा, ये जो RS है, RS को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे. जो RS है वो हो गया इमर्जेंट रे. RS इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे, ठीक है? और जो E हो गया यहां पे E, मतलब वो क्या हो गया, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया E, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है?
ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। अब होता है डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन है जो इंसिडेंट इनिशियल रे है और जो फाइनल रे उनके बीच का एंगल। देखो इनिशियल रेस ऐसे जा रहा था, फाइनली वो रे यहां पे आ गया, तो इनके बीच का एंगल क्या बनेगा? यू रिट्रेस दिस वन बिहाइंड। जब आप उसको बिहाइंड रिट्रेस करोगे तो क्या होगा? व्हेन यू रिट्रेस इट बिहाइंड इट विल कम टू दिस प्लेस। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा तो ये पी क्यू आर एस हो गया, फिर ये होगा टी हो जाएगा, ये हो गया यू। तो अब देखो इंसिडेंट रे ये है और ये क्या, ये इमर्जेंट रे है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो डेल हो गया। सो डेल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। डेल हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब यहां पे इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अभी मैं क्या करना, आगे प्रोसीड करना। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम ना वो ट्रायंगल लेते हैं जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है, तो R1 R2 और M वाला। देखो मैं थोड़ा सा ना पॉइंट को एक्सटेंड कर दूंगा, आई एम नॉट टेलिंग ना आपको डेरिवेशन में सारे पॉइंट्स मेंशन करने, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि काफी सारे लोग इनको ज्योमेट्रिकली ना चीजों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। तो आई विल राइट सर्टेन स्टेप्स व्हिच आर नॉट नीडेड, बट आप उसको स्किप कर सकते हो एग्जाम में। तो मैंने क्या किया, मैं वो ट्रायंगल लेता हूं जिसमें ना R1 R2 दिया, तो ट्रायंगल QRM। ठीक है, सो मैंने लिखा इन ट्रायंगल QRM। अब ये पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्टली आप वैल्यू लिख सकते हो। तो इसमें क्या है, एंगल R1 है, R2 है, और जो थर्ड एंगल क्या, QMR है। तो एंगल R1 एंगल R2 को मैंने क्या कर दिया, एंगल QMR के साथ में ऐड कर दिया। तो व्हाट विल हैपन, सो एंगल इनसाइड अ ट्रायंगल इज 180। ये होगा आपका पॉइंट 1। अब क्या करना है, जो अननोन एंगल है क्या है, QMR, उसको आप लिंक करो एंगल ऑफ प्रिज्म से, ए से। तो अगर QMR को मैं ए से करूंगा तो मेरे पास ये मिलेगा क्वाड्रिलेटरल। सो मिले QMRA, है ना। सो इन क्वाड्रिलेटरल QMR, मैं एंगल ऑफ प्रिज्म को उसमें ऐड कर दिया मैंने। अब क्या होता है, जो पहला एंगल हो गया QAR हो गया, तो फर्स्ट एंगल इज QAR, तो पहला एंगल QAR होगा, प्लस दूसरा एंगल क्या होगा, AQM होगा, है ना, AQM होगा। ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, ARM हो गया, एंगल ARM हो गया, प्लस कौन सा एंगल होगा, QMR। सो एंगल QMR। अभी इनसाइड क्वाड्रिलेटरल जो एंगल बनेगा वो बनेगा 360। अब एक और पॉइंट मुझे समझ आ, इनको ना स्किप कर सकते हो। ये देखो यहां पे क्या है, आप ये लिख लो, इन ट्रायंगल वगैरह नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। या ये जो पॉइंट है QAR की वैल्यू A हो गई ना, एंगल ऑफ प्रिज्म, तो QAR की वैल्यू हो गई A, प्लस AQM एंड ARM। देखो ये ना जो NQM है ये नॉर्मल है ना, तो जो QM है वो इस सरफेस को परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90 डिग्री, और ये जो RN डैश है ये इस सरफेस को परपेंडिकुलर है, बराबर। ये परपेंडिकुलर, तो यहां पे जो एंगल AQM होगा 90 हो जाएगा, प्लस 90, और जो एंगल ARM है दैट इज ऑल्सो 90, प्लस क्या बचा हमारे पास, QMR, एंड व्हाट्स द वैल्यू नाउ, दिस इज 360। सो ये क्या होगा, 90 90 180 होगा, 180 को यू टेक दैट साइड, तो 360 माइनस 180 क्या होगा, दैट इज 180। A प्लस एंगल QMR इज इक्वल टू 360 माइनस 180 क्या हो गया, 180 हो गया। आप डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकते हो, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस वन, कोई इश्यू नहीं है, यू विल नॉट हैव एनी लॉस इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, यू कैन सी 180 राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड कैन बी इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 व्हाट डू वी गेट, हमको क्या मिलता है, विल गेट A प्लस QMR, A प्लस एंगल QMR इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस एंगल QMR, बिकॉज राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा, QMR कैंसिल हो गया, तो ये होगा A इज इक्वल टू, ये हो गया R1 प्लस R2। ठीक है, इसको प्रॉपर नंबर में लिख देते, थोड़ा सा रोमन में बहुत लंबा नंबर चला जाएगा। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3, गॉट इट। सो इट्स अ रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमारा टास्क है यहां पे जो डेविएशन इसके बारे में डिस्कस करना। तो ये एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप बताओगे सिंस। देखो अभी ये पॉइंट आप लिखने के बाद आप ब्रैकेट लिखो तो चलता है। एक्सटीरियर एंगल देखो अभी क्या है ना, ये जो डेल्टा को आप अगर एक्सटीरियर एंगल मानो तो ये डेल्टा ना कौन से ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, तो इट्स फॉर्मिंग ये देखो, ये जो है ना यहाँ पे ये और ये, तो जो UQR उसका एक्सटीरियर एंगल है TUR। ठीक है,
उस हिसाब से अगर मैं जाता हूं तो ये क्या होगा, एंगल TUR है ना, ये एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का रूल बहुत सिंपल सा है कि जो उसका ना नेक्स्ट में जो एंगल है ना, विच इज मेकिंग 180 डिग्री, उसको छोड़ के बाकी ट्रायंगल के दो एंगल को आप ऐड कर सकते हो। तो मतलब ये UQR तो क्या होगा, इक्वल टू एंगल UQR प्लस जो नेक्स्ट एंगल क्या होगा, URM हो गया, सॉरी URQ हो गया, URQ। अब यहां पे जो मेन पार्ट है समझना, दिस इज द मेन पार्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो TUR इज नथिंग बट डेल्टा, दैट वी अंडरस्टूड, इज इक्वल टू। अभी UQR के ऊपर फोकस करते हैं। व्हाट इज द UQR? अब मैं ध्यान देना प्लीज, इसको मैं ना अलग जगह से एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। ये PQ वाली लाइन है, यू कैन सी द PQ लाइन, दिस इज PQ, करेक्ट, एंड वी हैव कंटिन्यूड दिस वन टिल व्हाट, आप इमेजिन करो हमने U तक कंटिन्यू कर लिया, करेक्ट, इट विल कंटिन्यू टिल U लाइक दिस। अब क्या होता है, दिस अनदर नॉर्मल है, नॉर्मल की लाइन, दिस N इज देयर एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टिल M, कोई इशू नहीं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो विच एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, UQM। तो जो एंगल UQM है ये क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब वो E हो जाएगा, ये I हो जाएगा, दिस कंप्लीट एंगल इज I, ठीक है, ये एंगल I होगा। अब बीच में से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, देयर इज अ लाइन ड्रॉ, दैट लाइन इज एंडिंग एट पॉइंट R, एंड व्हाट आर वी सीइंग, सो MQR का जो एंगल है दैट इज R1, मतलब ये पूरे एंगल में से आई एम टेकिंग आउट R1, मींस फ्रॉम I आई एम टेकिंग आउट R1 का वैल्यू, फ्रॉम एंगल I वी आर टेकिंग आउट R1, सो ये जो लेफ्ट आउट एंगल है वो मिल जाएगा। सो एंगल UQR का वैल्यू क्या होगा, UQR कैन बी रिटन एज UQR कैन बी रिटन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस R1, ठीक है। ये एक वैल्यू हो गया, यहां पे प्लस साइन है, अब लिखना है तो लिखो, मतलब माइनस होता तो मैं ब्रैकेट में लिखता, अदरवाइज नो नीड। URQ का वैल्यू देखते हैं, URQ का सेम स्टोरी। URQ में देखो यहां पे ये जो पॉइंट कौन सा होगा, दिस इज द पॉइंट R एंड दिस इज S, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये डॉटेड लाइन इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये N डैश हो गया, दिस इज द पॉइंट M, क्लियर। इफ यू एक्सटेंड लिटिल मोर, ये आपको U मिला, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। सो N डैश RS एंगल ऑफ इमर्जेंस। सिमिलरली अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल URM आपको देगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। फिर यहां पे आपने इसको ड्रॉ किया है, कहां तक आप, ये बीच में लाइन, ये Q, ये एंगल क्या होगा, ये हो गया आपका एंगल R2। तो एंगल ऑफ इमरजेंसी में से इफ यू टेक आउट R2 तो आपको ये एंगल मिलेगा, ये पूरा एंगल होगा एंगल ऑफ इमरजेंसी। तो इन्होंने क्या बताया कि आपको ये एंगल निकालना है, दिस एंगल कौन सा, URQ। इफ यू वांट टू फाइंड आउट URQ, तो एंगल ऑफ इमरजेंसी में से यू हैव टू टेक आउट R2, ठीक है। सो यू टेक एंगल ऑफ इमरजेंसी माइनस R2, देन यू विल गेट वैल्यू फॉर URQ। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल मोस्टली डू मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया तो देन थिंग्स विल बी लिटिल फाइन। डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, एंड एज आई सेड कि आपने काफी सारे स्टेप्स स्किप कर सकते हो, जो अब तक मैंने करा उसमें ये स्टेप आप लिखो, डायरेक्टली यू राइट दिस वन एंड देन यू कैन डायरेक्टली राइट दिस वन, और यहां पे ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस आल्सो, इट्स फाइन। अब हमने क्या कहा, देयरफॉर डेल इज इक्वल टू, मैंने I और E को एक साथ में ले लिया, यहां पे R1 और R2 का मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो व्हाट इज इन द ब्रैकेट R1 प्लस R2, आई गॉट इट लाइक दिस, करेक्ट। अब क्या होता है, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 4, नाउ आई कैन रिलेट किसको, R1 प्लस R2 का वैल्यू इज A, सो यू कैन रिलेट थर्ड एंड फोर्थ। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 व्हाट डू वी गेट, हमको क्या मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू, सो ये I हो गया प्लस E हो गया, ये माइनस होगा, R1 प्लस R2 का वैल्यू होगा वो A हो गया, तो देयरफॉर व्हाट डू वी गेट, हमको मिलेगा A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिला, I प्लस E मिला। तो इसको अगर आपको लेना है, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पार्ट पे जो हमें समझना, देखो यहां पे क्या है ना, हमको निकालना है प्रिज्म फॉर्मूला इज बेसिकली यूटिलाइज टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो मटेरियल होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए प्रिज्म फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रिज्म फॉर्मूला, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, मतलब मुझे ना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कैन गेट इट ओवर हियर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के दो वैल्यूज है, तो मुझे ऐसा कंडीशन लेना जहां पे मुझे एक वैल्यू मिले, सिंगल वैल्यू मिले। तो इन्होंने क्या बताया कि दे आर हैविंग अ एक्सपेरिमेंट, ये जब हम एक्सपेरिमेंट करते हो वो प्रैक्टिकल में है आपके, तो एक्सपेरिमेंट में क्या दिया इन्होंने, हमारा टास्क है I और R की वैल्यू निकालना, बाद में मैं वो स्नेल्स लॉ को भी इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, क्योंकि उसके बिना ये डेरिवेशन इनकम्प्लीट है। तो ये क्या कह रहा है कि आपने एक ना व्हाइट शीट
लिया, उस पर आप प्रिज्म रख के ना उसका आउटलाइन स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो, यू ड्रॉ द आउटलाइन स्ट्रक्चर। बहुत सारे 4-5 कंडीशन आपने ले लिया, ये आपका नॉर्मल हो गया और ये नॉर्मल, ठीक है। अगर मैं डायग्रामेटिकली इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मतलब ऐसे, ये पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। तो आप समझ लो ना, ये प्रिज्म जो पॉइंट ए यहाँ पे, ये उसी ये ट्रायंगुलर पार्ट को हमने क्या किया यहाँ पे ऐसे स्टडी करा है, ठीक है। ये ए बी फेस और फिर एसी फेस, मतलब यहाँ पे होगा लाइट इंसिडेंट होगा पहले से, तो वी टेक एंगल ऑफ, हम एंगल मेजर करते हैं। हाउ डू वी मेजर एंगल इस केस में, वो भी मैं बता देता हूं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये नॉर्मल क्या आपने ऐसे, ये जो डॉटेड लाइन बनाया आपने, ये पॉइंट यहाँ पे आप प्रोटेक्टर को आप क्या करते हो, ये लाइन पे रखना, बट इस डायरेक्शन में रखना ऐसे। फिर यहां से 0, 10, 20, 30 करके हमने ऐसे करके मेजर किया, दिस इज व्हाट सपोज 30 डिग्री एंगल, और ये लाइन ऐसे जाएगा। आपने यहाँ पे 2 पिंस रख दिए, यू पुट 2 पिंस एंड यू विल ऑब्जर्व दोस 2 पिंस। जैसा आपने 10th स्टैंडर्ड में ग्लास लैब पे एक्सपेरिमेंट किया होगा, यू विल ऑब्जर्व दीज 2 पिंस फ्रॉम दिस साइड। आप यहां से ऑब्जर्व करते हो उनको, तो मान लो कि ना ये 2 पिंस आपको यहाँ पे ऐसे अपीयर होते हैं, तो यू पुट द थर्ड पिन सो दैट ना ये 2 पिन उसके पीछे हाइड हो जाए, you put the folder so that first, second, third means these 2 image and this original one will hide। अब क्या करना है, प्रिज्म को हटा के ये लाइन ड्रॉ कर दो, तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ये इंसिडेंट रे एंगल ऑफ डेविएशन। इन दैट यू हैव टेकन रीडिंग, आप रीडिंग लेते हो, तो क्या होता है, आपने कॉलम ड्रॉ किया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन का। तो व्हाट इज सीन कि मान लो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री ले लिया, 40 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री ले लिया, 50 डिग्री ले लिया, 55 डिग्री लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो 35 पे मुझे मिला ना एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला है 44, एंगल ऑफ डेविएशन 35 डिग्री, ये तो मैंने 30 लिया, तो मान 35 पे मुझे एंगल ऑफ डेविएशन मिला 44, 40 डिग्री पे मुझे एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया 42 मिल गया फॉर एग्जांपल, 45 पे मुझे मिल गया कुछ ना 39 मिल गया, ठीक है। 50 डिग्री पे मुझे ना वापस से 41 मिल गया एंड 55 में क्या मिला मुझे 42 मिल गया। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इट्स अ प्रॉपर वैल्यू दैट आई कांट से। सो अगर आप देखोगे ना, तो एज आई एम इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो डिक्रीज हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद यू कैन सी देयर इज एन इंक्रीज इन एंगल ऑफ डेविएशन विद अ फर्दर इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होता है प्रिज्म, जब एक्सपेरिमेंट आप करते हो तब आपको मिलता है। तो दिस इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। एक्चुअली हो सकता है मिनिमम वैल्यू नहीं भी हो, उससे कम भी हो सकता है वैल्यू, ठीक है। तो जो हम ना प्रैक्टिकली मोस्टली जो करते हैं, जो प्रैक्टिकल मोस्टली करते हैं, उसमें आपको ना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आता है 38 डिग्री, उसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन अप्रॉक्स 38 है, 39 है, ठीक है। कभी कभी लोग 37 में मिल जाता है, बट 38, 39 है तो दैट्स बेटर। सो आई होप ये पार्ट आपको समझा होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, यहां पे यूज करना। तो वी विल प्लॉट द ग्राफ, हमने ना ग्राफ प्लॉट करना है, किसका ग्राफ, सो ग्राफ ऑफ ये डेल्टा वर्सेस आई, ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये ग्राफ का इंपॉर्टेंस है, अभी इस पूरे डेरिवेशन में ये ग्राफ ही हीरो की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अगर ये ग्राफ आपको नहीं पता है तो देन यू विल नॉट बी एबल टू डू रिमेनिंग डेरिवेशन। सो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजिंग, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप इंक्रीज कर रहे हो तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इट्स मिनिमम, फिर क्या वापस से इंक्रीज हो रहा है। इट्स लाइक आपको ऐसा ना वी शेप का या यू शेप का, ऑलमोस्ट वी शेप आप बोल सकते हो, दिस काइंड ऑफ कर्व यू विल गेट। अब क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये मिनिमम है, तो यहाँ पे ये मिनिमम डेविएशन ग्राफ के हिसाब से आप इफ यू सी द अकॉर्डिंग टू ग्राफ दिस इज मिनिमम डेविएशन। एंड दे आर सेइंग ना जब आपको डेविएशन मिनिमम मिला होगा ना, उस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा उसकी वैल्यू एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होगी, ठीक है। ये पॉइंट ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसी पॉइंट से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, चेंज होगा। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, ठीक है, जब ना डेल्टा की वैल्यू डेल्टा एम है तो उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल एंड R1 की वैल्यू R2 के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। एंड जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज में जो QR होता है ना वो पैरेलल हो जाता है BC के, है ना। एंड रिफ्रैक्टेड रे कौन सा रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे है QR, एंड रिफ्रैक्टेड रे QR becomes parallel to base BC। समझ में आ रहा है। अब इसमें से कंडीशन हमें सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, R की वैल्यू निकालनी है और I की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ में वही पुट करना है ना, स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R। मैं मेंशन कर रहा हूं उस पॉइंट को, लेकिन उसको हम इंट्रोड्यूस एंड में करेंगे। आप पहले भी कर सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है, बट मोस्ट ऑफ बुक्स में आपको डेरिवेशन में एंड में ही दिखेगा। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि व्हेन
when delta is equal to delta m, I is equal to E, करेक्ट, when delta is equal to delta m, I is equal to E. तो कौन सा इक्वेशन आप देखोगे, तो therefore equation 5 becomes, therefore equation 5 becomes, यहां पे भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आप स्किप कर सकते हो. तो क्या हो गया, अभी a का वैल्यू a रहेगा, बट ये कब का कंडीशन, जब डेल्टा की वैल्यू हमने डेल्टा एम ले लिया, तो जो डेल्टा का वैल्यू उसको हमने डेल्टा एम लिख लिया, एंड दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू इक्वल है, तो ये आई प्लस आई है, क्योंकि हमको तो आई से ही मतलब है. तो हमने क्या किया, a प्लस डेल्टा एम को वैसे रखा, तो a प्लस डेल्टा एम विल रिमेन इन दैट वे, बट आई प्लस आई विल टर्न इनटू 2i. सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर i? I विल बी व्हाट, a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्लियर? So mu is equal to sin I upon sin R में I का वैल्यू भी गॉट. Now we need to go for the next part. Next part का एंगुलर रिफ्रैक्शन. एंगुलर रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा, पहले तो आप बताओगे ना, when डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा m, उस टाइम पे क्या होगा, R1 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू R2 होगी. तो अभी आप इमेजिन कर लो कि लेट, आपने क्या इमेजिन करा कि R1 और R2 की वैल्यू इक्वल है, उनकी वैल्यू क्या होगी, R होगी. तो अगर मैंने R ले लिया ना, तो दिस R1 को भी R ले लिया, R2 को भी R ले लिया, तो व्हाट विल हैपन टू इक्वेशन 3? So therefore equation 3 becomes, equation 3 का स्टोरी अभी आप देख लो. So a की वैल्यू a हो गई, R1 का वैल्यू इज व्हाट, R, and R2 का वैल्यू इज आल्सो R. So a is equal to R and R का होगा 2R हो गया. So what's the value for R? R का वैल्यू होगा a by 2. अब हमको एंगुलर रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी मिल गई, करेक्ट. अभी आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है साइन. क्लियर? चलो आपको इक्वेशन नंबर देना, तो आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 6, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 7, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 8, फिर आप मेंशन कर दो पुट इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 इन इक्वेशन नंबर 8. सो व्हाट डू वी गेट फाइनली? तो म्यू की जगह पे म्यू ही रहेगा, बट एट प्लेस ऑफ ये साइन हो गया. At place of I, what are we going to write? We'll write a plus delta m divided by 2. And at place of R, what are we going to write? Sin. R का वैल्यू क्या है? a by 2. Clear? I का वैल्यू a plus delta m by 2 and R का वैल्यू a by 2. ये जो इक्वेशन है, इसी को हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला. So this equation is called as prism फॉर्मूला. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी होता है. तो अब हम ना क्या करते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला के बेस एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं थिन प्रिज्म फॉर्मूला. ठीक है, थिन प्रिज्म फॉर्मूला. तो आपको प्रिज्म फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उसके बेसिस पे ही हम आगे बढ़ेंगे. सो देखो, अब ये ना जो चीजें ना, ये बहुत सिंपल सी है, आपको क्या करना, इनको बस ना लॉजिकली सीक्वेंस में सेट करने की जरूरत है. ये जो ग्राफ है, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो देन इट्स गुड, अगर आपने नहीं किया होगा तो थोड़ी डिफिकल्टी आपको फील हुई होगी, बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सो लेट्स सी अभी क्या करना. तो जो एक पॉइंट है उसको ध्यान दो, इन्होंने क्या बोला है कि थिन प्रिज्म फॉर्मूला का हम लेते हैं. तो थिन प्रिज्म फॉर्मूला कौन सा प्रिज्म होगा, जिसका ना एंगल ऑफ प्रिज्म ना लेस देन 10 डिग्री होगा. सो थिन प्रिज्म, मैं हेडिंग में सिर्फ थिन प्रिज्म में लिख दिया. थिन प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा लेस देन 10 डिग्री होगा, वो थिन प्रिज्म होगा. थिन प्रिज्म में ना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको आपने बहुत स्मॉल ले लिया. यू इमेजिन दैट वे, एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल. अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल लेने के पीछे क्योंकि ना फिर आपको ना, अगर आप ग्रेटर एंगल लोगे तो आपको वो इंपैक्ट दिखेगा नहीं. सो आपने क्या कहा, थिन प्रिज्म में यू हैव टेकन एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल. इफ आई इज वेरी स्मॉल, अगर मान लो आई इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल होगा तो क्या होगा, आर एंड डेल्टा will be will also be very small. R and delta will also be very small. ठीक है, ये वैल्यूज मतलब बहुत स्मॉल होंगे, और एंगल ऑफ प्रिज्म तो ऑलरेडी स्मॉल है. ठीक है, फिर आपने क्या बताया, सिंस आपको पता है प्रिज्म फॉर्मूला के बारे में. क्या है प्रिज्म फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन a अपॉन. देखो इसके बहुत सारे मेथड है, मैं जनरल में ऐसा यूज कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए. तो देखो, अगर ना आई की वैल्यू स्मॉल है, आर की वैल्यू स्मॉल है, डेल्टा की वैल्यू स्मॉल है, तो ये डेल्टा एम की जगह आप डेल्टा ले लो. ठीक है, डेल्टा एम की जगह डेल्टा. क्लियर?
या चलो डेल्टा एम से भी कंटिन्यू कर ले तो कोई इशू नहीं है। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ ये प्रिज्म इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो ए ये स्मॉल है, ये पूरी वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। यहां पे ये तो ऑलरेडी स्मॉल है, तो क्या होगा कि अगर वो वैल्यू स्मॉल है ना, सिंस ए डेल्टा एम, ए एंड डेल्टा एम आर वेरी स्मॉल, ठीक है, ये बहुत स्मॉल है, तो क्या होगा कि जो साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाय 2 है, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज व्हाट, है ना, ये पता होगा ना आपको, साइन थीटा, अगर थीटा वो स्मॉल है तो कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज थीटा। तो सेम चीज, दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। नाउ नेक्स्ट वन, एंड साइन a by 2 can be approximated as a by 2। क्लियर? अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, therefore mu is equal to, आपको क्या मिलेगा, a plus डेल्टा m ओवरऑल डिवाइड बाय 2 अपॉन a by ओवरऑल डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा अपने पास बचा mu is equal to a plus डेल्टा m by a, so therefore a plus डेल्टा m is equal to mu a। क्लियर? अब डेल्टा एम का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एम इज म्यू ए माइनस ए, तो डेल्टा एम का वैल्यू क्या हो गया, ए यू कैन टेक कॉमन म्यू माइनस 1। जनरल इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन में डेल्टा एम नहीं लिखना, आपको डेल्टा लिखना है, वो तो मैंने प्रिज्म फॉर्मूला को यूज किया उसके हिसाब से। इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी मेथड है जिससे आप प्रिज्म फॉर्मूला को, थिन प्रिज्म फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। अच्छा, एक और पॉइंट है कि अगर ना मान लो यहां पे ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म से जब भी ना लाइट इंसिडेंट होगा, करेक्ट ना, व्हेन द लाइट विल इंसिडेंट, व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है, इस पे इंसिडेंट होगा, ये रिफ्रैक्ट होगा, मतलब फिर क्या होगा, डिस्पर्जन भी होता है। तो यहां पे क्या होगा, ये वायलेट कलर हो गया, ठीक है, और ये क्या होगा, रेड हो गया। क्लियर? ये जो स्प्रेड होता है ना, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। ये जो स्प्रेड है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं, वी कॉल इट एज एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है उस पॉइंट पे भी देख लेते हैं। सो एंगुलर डिस्पर्जन, देखो कुछ मेंशन नहीं किया, तो एंगुलर डिस्पर्जन दो ही कलर का हम लेंगे, वायलेट और इंडिगो का। वायलेट का ज्यादा होगा, किससे, वायलेट और रेड का, वायलेट और रेड का, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मुझे क्या पता है कि डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, ए म्यू माइनस 1 हो गया, है ना, अभी डिस्कस किया ना हमने। तो अगर ये किसके लिए, वायलेट के लिए होगा, तो क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म इज नॉट गोइंग टू चेंज। जो चेंज होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर का अपना अपना होता है ना, रेड कलर का अपना होगा, ब्लू कलर का अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा, येलो का अलग होगा। तो वो पॉइंट पे भी देख लेते हैं। तो ये होगा ए, ये होगा म्यू वी माइनस 1। अब मैं किसके लिए, रेड कलर ले लेता हूं, तो ये ए हो गया, दिस व्हाट, म्यू आर माइनस 1। अब क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये होगा ए म्यू वी माइनस 1 माइनस ये क्या होगा, ए म्यू आर माइनस 1। ये क्या होगा, ए म्यू वी माइनस क्या होगा, ये ए हो गया, माइनस माइनस विल मिल जाता है, ए म्यू आर, दिस माइनस माइनस विल टर्न इनटू प्लस, तो ये होगा ए प्लस ए विल कैंसिल विद माइनस ए, वी कैन टेक ए कॉमन, व्हेन ए इज टेकिंग कॉमन म्यू वी माइनस म्यू आर, सो व्हाट्स द वैल्यू, इट्स व्हाट, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर। अंडरस्टूड? ये हो गया एंगुलर डिस्पर्जन। देखो एंगुलर डिस्पर्जन में जब भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, एंगुलर डिस्पर्जन विल टेक वायलेट एंड रेड। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि पर्टिकुलर कलर के लिए भी स्पेसिफाई है एंगुलर डिस्पर्जन बिटवीन, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्जन बिटवीन कौन सा होगा, मान लो उन्होंने बोल दिया ना कि ब्लू एंड समझो ग्रीन बोल दिया, ब्लू एंड ग्रीन, तो बहुत सिंपल है ना, डेल्टा बी माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये ए हो गया म्यू बी माइनस म्यू जी। बट ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछते हैं। इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मतलब आपको ना एक पर्टिकुलर कलर से किसी दूसरे पर्टिकुलर कलर का एंगुलर डिस्पर्जन निकालना, देन यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस मेथड। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक और पॉइंट है ना जो आपके लिए बहुत जरूरी है, दैट इज मीन कलर। मीन कलर क्या होता है, देखो मीन कलर में ना, जैसे कि आप विबग्योर से जाके आप एग्जैक्टली जैसे अभी आप ऐसा लोगों का अजम्पशन है कि अगर मीन कलर बोला तो ये विबग्योर, फिर आप काउंट करते हो 1 2 3, फिर 1 2 3, यहां से सेंटर पे जी आता है, तो आपके सामने लगेगा कि जी इज मीन कलर। वैसा नहीं, यहां पे जो मीन कलर है ना, मीन कलर, जो मीन कलर है वो क्या है, वो है येलो, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे ना क्या पता है, अगर मुझे डेविएशन ना किसका, वायलेट कलर का पता है, डेविएशन अगर मुझे रेड कलर का पता है, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे किसका मिल जाएगा, डेविएशन येलो कलर का मिल जाएगा।
सपोज इफ आई नो द रिफ्रैक्टिवनेस फॉर द वायलेट कलर एंड रिफ्रैक्टिवनेस फॉर रेड कलर, ठीक है, इफ आई नो द रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ रेड कलर, उसको मैंने डिवाइड करके उसका एवरेज ले लिया, ये मुझे क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर दैट इज येलो कलर का मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यहां पे हमारा जो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट है ये कवर होता है। सो आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।